Hello students, my name is Raja Siddiqui and you are connected with Siddiqui Physics Classes। आज हम अपनी ग्रेविटेशन चैप्टर के सेकंड पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं। देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है फ्री फॉल। whenever object fall toward the earth under the effect of gravitational force, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर से नीचे आए तो हम उसे क्या कहते हैं यहाँ पर फ्री फॉल। सपोज करें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, हमने उसको ऐसे छोड़ दिया सिर्फ, लेकिन वो अपने आप से नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। लेकिन जब वो मोशन में आएगा तब उसके पास कोई वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। उस एक्सीलरेशन को हम यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड है, फ्री फॉल से रिलेटेड, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल कराएंगे। यहाँ से हमने कोई रेस्ट से ऑब्जेक्ट छोड़ दिया होगा और वो नीचे आया, तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो देखिए हमारे पास ग्रेविटी की डेफिनेशन है यहाँ पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज ओनली ग्रेविटी। अब देखिए डेफिनेशन है हमारे पास, ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाय द अर्थ, यानी कि अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, कितने फोर्स है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, क्योंकि हम अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से अर्थ से दूर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं तो वापस नीचे आ जाता है हमारे पास। तो ये किस वजह से आ जाता है हमारे पास, ग्रेविटी की वजह से। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, हमें इसके लिए डेरिवेशन प्रूव करना है। डेरिवेशन प्रूव करने के लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले हमने सपोज किया एक कंसीडर कर ली हमने यहाँ पर अर्थ। उस अर्थ का मास हमारे पास कैपिटल एम है और उसका सेंटर कितना है यहाँ पर हमारे पास ओ है। इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एम मास को यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, जो इसके सेंटर से लेकर कितनी डिस्टेंस पर है हमारे पास, स्मॉल डी डिस्टेंस पर है। अब इसी के लिए हम फार्मूला निकालेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। तो जो थ्योरी में लेट किया हमने वो लिख लेते हैं, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि हमारे पास कोई मास है वो कहाँ से, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो हमें ये भी पता है जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस और दोनों हो हमारे पास, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करता है, जिसके लिए हमने कल फार्मूला डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वही सेम फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास मास यहाँ पर m1 m2 तो नहीं है, लेकिन हमारे पास हैं दो मासेस। कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास स्मॉल m मास है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर है कैपिटल M मास। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कैपिटल G, मास कौन कौन से हैं, स्मॉल m और कैपिटल M, यानी कि स्मॉल m और कैपिटल M अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, स्मॉल d, तो यहाँ पर लिखेंगे अपॉन डी स्क्वायर। तो देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m और कैपिटल M और अपॉन डी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। क्लियर। अभी एक चीज़ देखिए, जब हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि फोर्स अगर हम कहीं अप्लाई कर रहे हैं और वेलोसिटी में चेंजेस आ जाते हैं, तो वहाँ हमारे पास क्या जनरेट होती है, एक्सीलरेशन जनरेट हो जाता है। अब उस एक्सीलरेशन को हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। तो ए नहीं यूज़ कर हम यहाँ पर सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, जी। तो हमारे पास एक और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी। क्लियर, ये दोनों फोर्स हो गए हमारे पास। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ही ये दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, तो हम इनकी राइट हैंड साइड भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो हमने कैपिटल G स्मॉल m अपॉन m डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दिया, एम जी। यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m हमारे पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो स्मॉल g के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल G बच रहा है हमारे पास
कैपिटल M बच रहा है और अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस बच रही है। अब देखिए यहाँ से हम बहुत सारे अपने क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जी जो है स्मॉल m यहाँ कहीं नहीं आया हमारे पास फॉर्मूले में, तो हम ये कहेंगे कि ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑन मास, यानी कि हमारे पास कितना मास है। तो ग्रेविटी ऐसा नहीं है कि अगर स्मॉलर मास होगा तो ज़्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगी या स्मॉलर मास होगा तो कम करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन मास, यानी कि मास का ग्रेविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर। उसके बाद आते हैं, देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारे पास वेरिएशन ऑफ शेप ऑफ अर्थ। हमने ऐसा सुना है कि हमारे पास जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब इस शेप में है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कंप्लीट स्फेयर ना होकर हमारे पास अर्थ का शेप थोड़ा सा चेंज है, यानी कि इस पोल्स पर, यानी कि ये कंप्लीट सर्किल ना होकर हमारे पास पोल्स पे थोड़ी सी डाउन है यहाँ पर। तो अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे हो तो हमारे पास दो रेडियस मैंने यहाँ पर ली हैं, RP और RE, और दो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर, एक तो इक्वेटर और दूसरा पोल। तो RE अगर देख रहे हैं हम तो हमारे पास कैसी ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू RP, यानी कि पोल वाली डिस्टेंस जो है हमारे पास इक्वेटर वाली से कैसी है, लेस है। तो अगर तुम फॉर्मूले में देख रहे हो यहाँ पर तो हमारे पास जी कैपिटल जी एम और आर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर हम आर के अकॉर्डिंग लेकर चलें तो जी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो भी कैसे, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर जी इंक्रीज होता है तो आर डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, यानी कि कहने का मतलब ये है आर अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज, और आर अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। हमारे ऊपर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फर्क पड़ने वाला है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ कंपैरिजन कर पा रहे हो तो हमारे पास रेडियस कौन सी ग्रेटर है, आर ई ग्रेटर देन हमारे पास है आर पी, यानी कि पोल वाली डिस्टेंस हमारे पास कम है, तो ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास, पोल वाले पर, यानी कि जी पी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जी ई। उल्टा हो गया ना, यहाँ आर ई ग्रेटर देन आर पी था, यहाँ जी पी ग्रेटर देन क्या हुआ, जी ई, क्योंकि जी और आर यहाँ पर कैसा कनेक्शन दिखा रहे थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कनेक्शन दिखा रहे थे। इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए हम आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है क्वांटिटी मास। व्हाट इज़ मास। तो मास और वेट अभी तक हमें दोनों क्वांटिटी सेम ही लगती थी जब तक हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन मास और वेट दोनों डिफरेंट क्वांटिटी होती हैं। मास की डेफिनेशन देखिए, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी क्वांटिटी से मिलकर बना है, कितना मैटर है उसके अंदर, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मास कहते हैं। इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, किलोग्राम। और अगर तुमसे कोई पूछे कि ये कैसी क्वांटिटी है तो बताएंगे हम कि कैसी क्वांटिटी होती है हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर। उसके बाद आते हैं वेट में। अभी तक तो हम दोनों को ये दोनों चीज़ें हमें सेम ही लगती हैं, लेकिन यहाँ वेट हमारे पास डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ, यानी कि ये अर्थ की तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट होती है, क्योंकि जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं हमारे पास अर्थ से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, यानी कि हमारी अर्थ क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रही है। दिस फोर्स इज नोन एज वेट, यानी कि वेट क्या होगा हमारे पास, एक तरीके का फोर्स है जो अर्थ की तरफ आने पर ऑब्जेक्ट पर लगता है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास W इज इक्वल टू mg, और इसकी एसआई यूनिट हमारे पास सिमिलर टू द फोर्स होती है, यानी कि कैपिटल N, दैट इज न्यूटन, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, एक फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन, तो इसलिए वेट की एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यूटन। और जबकि मास की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, किलोग्राम। ये कैसी क्वांटिटी है, मास, स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इनके बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास इसकी डेफिनेशन का, दूसरा डिफरेंस हो जाएगा इसकी क्वांटिटी का, यानी कि स्केलर है या वेक्टर है हमारे पास, और थर्ड हो जाएगा हमारे पास इनकी यूनिट्स का, यानी कि एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और दूसरी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल टू mg, यानी कि मास हमारे पास m है और g हमारे पास ग्रेविटी है। ठीक है, अगर कभी कभी तुमसे पूछ भी सकते हैं कि हमारे पास ग्रेविटी कहाँ पर ज़्यादा है, तो हमें पता है पोल पर ज़्यादा है, तो ग्रेविटी अगर पोल पर ज़्यादा है तो वेट भी हमारे पास पोल पर ही ज़्यादा होगा,
और इक्वेटर पर कैसा होगा, कम। तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास ग्रेविटी बढ़ रही है, इसका मतलब वेट भी इंक्रीज हो रहा होगा। और पोल से इक्वेटर की तरफ अगर हम आ रहे हैं इस डायरेक्शन में तो हमारे पास ग्रेविटी डिक्रीज हो रही होगी, इसका मतलब वेट भी किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी ऑब्जेक्ट का डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर। अब देखिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म 2 के लिए। इनमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अर्थ अट्रैक्ट ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल विथ फोर्स एफ, द बॉल विल अट्रैक्ट द अर्थ विद ए फोर्स। यानी कि एक अर्थ है हमारे पास और एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है, तो ये अर्थ हमारे पास अट्रैक्ट कर रही है स्मॉल स्फेरिकल बॉल को अपने साइड, किससे, कैपिटल एफ से कर रही है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये बॉल इस पर अर्थ पर कितना फोर्स लगाएगी। ये तो हमारे पास अर्थ की तरफ जो फोर्स लगा रहा है, यानी कि अर्थ जिसको इस फोर्स से खींच रही है वो हमारे पास कितना है, कैपिटल एफ है। तो हमारे पास ये बॉल कितना लगाएगी, तो ध्यान रखेंगे यहाँ हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ वेरीफाई होता है। कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। हमारे पास ऑब्जेक्ट इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अगर ये हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस कितना कर रहा है, एफ कर रहा है, तो हमारे पास ये भी कितना एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स कैपिटल एफ ही करता है। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 1। ना तो ग्रेटर देन एफ होता है, ना लेस देन एफ होता है, और ना ही नेग्लिजिबल फोर्स। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास कैसे हैं, रॉन्ग है। हमारे पास जो ऑप्शन राइट है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं ना इतना, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्मॉल हो या फिर ग्रेटर हो, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज कैसा होता है, इक्वल होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल, विच फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर। स्केलर पूछ रहे हैं, तो मास है हमारे पास ऑप्शन में, वेट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास कैसी हैं, सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इन सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हमें किस में चाहिए होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में। सिर्फ एक मास ही हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। जब ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमारे पास मास कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, बाकी सारी हमारे पास कैसी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, यानी कि किसने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, तो बहुत अच्छे से पता है, गैलीलियो नहीं दिया था, पास्कल नहीं दिया था, आइंस्टीन नहीं दिया था। तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, कट। हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हम उसे कहते हैं, तो नाम से भी पता चल रहा है, दैट इज न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम, यानी कि किसी बॉडी का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। अभी हम टॉपिक डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारे पास ग्रेविटी जो है वो पोल पर ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। तो जब पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा है तो वेट भी हमारे पास ज़्यादा वहीं होगा जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वेट हमारे पास मैक्सिमम कहाँ होता है, एट पोल। तो मून रॉन्ग आंसर, पोल हमारे पास कैसा है, राइट आंसर। इक्वेटर पे भी नहीं होती है और सेंटर पर भी नहीं होती, मैक्सिमम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी नहीं है, पर हाँ ये नहीं है कि मैक्सिमम नहीं होती है। मैक्सिमम हमारे पास कहाँ होती है, पोल पर, यानी कि मैक्सिमम ग्रेविटी की अगर कभी बात आती है दैट इज पोल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी के जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, वेट ऑफ ए बॉडी इज मिनिमम एट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ऑप्शन है हमारे पास मून का, यहाँ हमारे पास है पोल का, इक्वेटर का और सेंटर का। अब देखिए बी ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर तो मैक्सिमम होती है, उसको तो हम कहेंगे नहीं कुछ। अब आता है हमारे पास मून, इक्वेटर और सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखिए मून पर भी ग्रेविटी हमारे पास अर्थ की 1/6 टाइम्स होती है ना। ये टॉपिक अभी डिस्कस करने से रह गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगी इस टॉपिक को भी डिस्कस। तो ये हमारे पास 1/6 टाइम्स होती है इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो यहाँ भी देख लेते हैं, ये भी कम है अर्थ से। तो अर्थ के किस पार्ट से कम है, किसी भी पार्ट से, यानी कि पोल से या इक्वेटर से लेके चल रहे हैं वो। तो यहाँ हमारे पास ग्रेविटी जो बिल्कुल नहीं होती, यानी कि एक तरीके से ज़ीरो हो जाती है जाकर, तो वो कहाँ हो जाती है, सेंटर ऑफ अर्थ पर। यानी कि यहाँ भी ग्रेविटी इक्वेटर पर भी है, पोल से तो कम है, यहाँ हमारे पास अर्थ से कम है ग्रेविटी, लेकिन जो बिल्कुल नहीं है यानी कि जो नेग्लिजिबल है वो हमारे पास कहाँ आती है, सेंटर ऑफ अर्थ पर होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कहाँ आ जाएगा, हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज डबल देन
ग्रेविटेशनल फोर्स और ऐड करना था यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज विल बी, यानी कि दोनों के बीच में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छे से। सपोज दैट हमारे पास कोई मास है m1 और m2, m1 एंड m2, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स होता है, F। तो F हमारे पास क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हो तुम लोग, इस r डिस्टेंस को r नहीं रखकर कितना कर दिया तुमने, 2r कर दिया। 2r का मतलब अब तुम कर लो कि हमारे पास फोर्स चेंज हो जाएगा। मास हमारे पास वही रखे हैं हमने, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r के प्लेस पर क्या रखोगे, 2r स्क्वायर। क्लियर, समझ रहे हैं यहाँ तक, डिस्टेंस डबल कर दी तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर को क्या करोगे, 2r का स्क्वायर होता है हमारे पास 4r स्क्वायर। अगर तुम देख पा रहे हो तो ये कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होने वाली है, कितनी होगी हमारे पास, कितनी होने वाली है, f। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, f डैश इज इक्वल टू f अपॉन 4, यानी कि हमारे पास नया वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, पुराने वाले फोर्स का 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, है ना, 1/4 टाइम्स। इसमें 4 टाइम लिखा है, इसका 1/4 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है। या फिर इसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन होता तो हम उसको लगा देते। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पुराने वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स हो जाता है। इन केस अगर तुम लोगों से एक क्वेश्चन और वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर हम मासेस को डबल कर दें तब क्या असर पड़ने वाला है हमारे पास, तो मासेस के हमारे पास फोर्स कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर वो एक मास की बात करेंगे तो 2 टाइम्स कर दिया, दूसरा वाला मास हमारे पास कितना कर दिया, 2 टाइम्स, तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 टाइम्स। क्योंकि ये अपॉन में था 2 का r का स्क्वायर, इसीलिए 1 f अपॉन कितना हुआ, 4 हुआ। लेकिन अगर कभी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली यानी कि मास से कनेक्शन दिखा रखा होगा तो वो बताएंगे कि एक मास को डबल कर रहे हैं या फिर दोनों को डबल कर रहे हैं। एक मास को डबल कर रहे होंगे तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरे वाले मास को भी इंक्रीज कर रहे होंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाता है। तो इस तरीके से हम इनके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो डाउट क्लियर करा दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।